लेक्चर में हम लोगों ने कोशिकांग के बारे में सब पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र में क्रोमोसोम्स के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं कुल मिला के। गुणसूत्र क्या होते हैं, किस प्रकार की इनकी संरचना होती है, क्या इनके कार्य होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम लोग कुल मिला के ये सब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग वही पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं साथ में कि जो पहला पॉइंट है क्रोमेटिन पदार्थ जो केंद्रक की अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस में पाया जाता है। जो क्रोमेटिन जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्र वह है जो कि क्रोमेटिन पदार्थ जो है केंद्रक की क्या हो गया, इंटरफेस यानी कि अंतरावस्था में पाया जाता है तथा विभाजन के समय छोटे तथा पतले धागों में संघनित हो जाता है, गुणसूत्र कहलाता है। क्रोमेटिन पदार्थ जो केंद्रक की अंतरावस्था, जो केंद्रक हो गया, केंद्रक जो न्यूक्लियस उसकी अंतरावस्था और में पाया जाता है तथा विभाजन के समय छोटे तथा पतले धागों में संघनित यानी कि संघनित हो जाता है, गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन वाल्डेयर ने 1888 में किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप याद रखें कि गुणसूत्र का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। आप बोलेंगे वाल्डेयर ने किया था। कब किया था? 1888 में किया था। फिर अगला पॉइंट है कि सटन तथा बोवेरी, जो बोवेरी थे, सटन तथा बोवेरी ने 1902 में ये सिद्ध किया कि गुणसूत्र ही आनुवंशिकता का आधार उन्होंने सटन तथा बोवेरी जो थे, उन्होंने 1902 में यह सिद्ध किया कि जो गुणसूत्र है वही जो है क्या है, आनुवंशिकता का आधार है। गुणसूत्र में सेंट्रोमियर, गुणसूत्र में क्या होता है, सेंट्रोमियर तथा भुजाएं होती हैं। गुणसूत्र में क्या होता है, सेंट्रोमियर तथा भुजाएं होती हैं। एक जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या सदैव समान रहती है। एक जाति जो होती है उसके लिए होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो सदैव समान रहती है। यह कायिक कोशिकाओं में द्विगुणित तथा युग्मकों के में अगुणित होते हैं। जो ये कायिक कोशिका होती है उसमें ये द्विगुणित टू वन प्रकृति के होते हैं, और तथा जो युग्मक होते हैं उसमें अगुणित होते हैं यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, और इसमें डिप्लॉइड होते हैं। जो ये जो कायिक कोशिका होती है इसमें डिप्लॉइड होते हैं, और जो युग्मकों में होते हैं इसमें हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई लिखा हुआ देखिए बुक में कि स्मरणीय याद रखने योग्य जो तथ्य हैं वो उसमें पढ़ लेते हैं लोग। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हरे लवक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट पीले, नारंगी, लाल रंगों के लवक होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो पीले, हरे, नारंगी रंगों के होते हैं, और हरित लवक जो है हरे लवक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट में रंग होता ही नहीं है। गाल्जी काय जीवाणु नीली हरी शैवाल परिपक्व शुक्राणु एवं आरबीसीज में अनुपस्थित होता है। जो गाल्जी काय होता है वो जीवाणु, नीली हरी शैवाल, परिपक्व शुक्राणु जो होते हैं एवं आरबीसीज में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कोशिका का सजीव भाग, जो कोशिका का जो सजीव भाग होता है, कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन तथा कोशिकांग युक्त कोशिका द्रव्य है। और ये लिखा है कि कोशिका का निर्जीव भाग कोशिका भित्ति, कणिकामय अपशिष्ट पदार्थ तथा वसा की बूंदें हैं। क्या है? कोशिका का निर्जीव भाग जो होता है कोशिका भित्ति, अवशिष्ट पदार्थ तथा वसा की बूंदें हैं। और कोशिका सजीव भाग होता है कोशिका कला तथा कोशिकांग युक्त कोशिका द्रव्य होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कोई पूछते कौन सी होती है तो आप बोलेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। ओके, माइक्रो मतलब छोटा है तो वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ जीवों की गुणसूत्रों की संख्या आ जाती है कभी कभी, आप एक बार पढ़ लीजिए। गोलकृमी जो होते हैं, रिंग वॉर्म होते हैं, उनमें 2 होती है गुणसूत्र। मच्छर में कितनी होती है? 6 होती है। मटर में होती है 14, प्याज में होती है 16, मक्का में होती है 20, चावल में होती है 24, मेढक में होती है 26, सूरजमुखी में होती है 34, चूहा में होती है 42, मनुष्य में होते हैं 46, और आलू में होते हैं 48, कुत्ता में होते हैं 78, कबूतर में होते हैं 80, गोल्ड फिश में होते हैं 100, अमीबा में कितने होते हैं? 250। सबसे अधिक किस में होते हैं? अमीबा में। सबसे कम किस में होते हैं? गोलकृमी में। ये याद रखा करो हमेशा, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे कम किस में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि हैप्लोपेपर, जो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस है, जो हैप्लोपेपर ग्रेसिलस हो गया, जो हैप्लोपेपर ग्रेसिलस हो गया, वो पादप में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। हैप्लोपेपस, अब ये आ सकता है कि हैप्लोपेपर जो ग्रेसिलस है, ये हैप्लोपेपर जो ग्रेसिलस है वो पादप है, उसमें सबसे कम गुणसूत्र यानी कि 4 पाए जाते हैं। जबकि जंतु में सबसे कम गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? आफरी और टोक।
ऑफरी और टॉक, और ऑफरी, बोलो ऑफरी और टॉक, ऑफरी और टॉक प्यूरिलिस। फिर से बोलो ऑफरी और टॉक प्यूरिलिस। ठीक है, तो ऑफरी और टॉक प्यूरिलिस में पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र जंतु में, जिसमें कितने होते हैं 2, और सबसे कम पादप में कितने होते हैं हैप्लोपेपस, जो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस हो गया, उसमें हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, इसमें 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं, पादप में होता है। और हो गया, और जंतु में क्या होता है ऑफरी और टॉक, जो ऑफरी और टॉक हो गया, ऑफरी और टॉक प्यूरिलिसिस, जो ऑफरी और टॉक प्यूरिलिस है, उसमें कितने 2 पाए जाते हैं, वो जंतु में होता है सबसे कम। सबसे अधिक गुणसूत्र ऑफ्लियोग्लोसम रेक्टिकुलेटम, ऑफ्लियोग्लोसस रेक्टिकुलेटम एडर्स टंग फर्न, यानी कि 1262 होते हैं, और ओलोकेंथ एवं प्रोटिस्टा किसमें होते हैं 1600 में पाए जाते हैं। इन 2 में नहीं है, ये तो लिखे हुए हैं ज़्यादातर। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये वाले, ये जो भी मैंने पढ़ाया आपको, कि जिसमें क्या है कि जो ये इसमें किसमें सबसे कम किसमें पाए जाते हैं, सबसे अधिक दोनों में कहाँ पाए जाते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख के भी देना। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन वृद्धि के समय कोशिका विभाजन जीवन का एक लक्षण है। जो वृद्धि का समय होता है उसके समय कोशिका विभाजन जीवन का एक लक्षण है। कोशिका विभाजन मुख्यतः अर्धसूत्री अमाइटोसिस, समसूत्री माइटोसिस एवं अर्धसूत्री मियोसिस के द्वारा होता है। असूत्री यानी कि माइटोसिस हो गया, असूत्री के द्वारा होता है, समसूत्री माइटोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन में 3 पद होते हैं, जीनोम का गुणन, केंद्रीय विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। एक जीनोम का गुण होता है रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम, जो जीनोम का गुणन हो गया वो क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम होता है इसमें। केंद्रकीय विभाजन यानी कि केंद्रक होता है उसका विभाजन होता है, और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन और केंद्रक का विभाजन यानी कि, ठीक है। अब इसमें देखते हैं असूत्री विभाजन यानी कि अमाइटोसिस क्या होता है। यह सीधा केंद्रक विभाजन है, ये क्या होता है, सीधा केंद्रक विभाजन है, जो तर्कु के निर्माण में तथा गुणसूत्रों की मान्य उपस्थिति के बिना संपन्न होता है। जो तर्कों के निर्माण तथा गुणसूत्रों की मान्य उपस्थिति के बिना संपन्न होता है, जो सूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, यह सीधा केंद्रक विभाजन होता है, जो तर्कों के निर्माण तथा गुणसूत्रों की जो मान्य जो उपस्थिति होती है उसके बिना ही होता है। यह सर्वप्रथम मुर्गी के भ्रूण की आरबीसी में राबर रिमैक, जो राबर रिमैक को एक होंगे एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के ज़्यादा वैज्ञानिक ये चीज़ें देखते थे। हम लोग कोई देखते ही नहीं है इंडिया में ज़्यादातर, लेकिन इंडिया में बहुत बड़े बड़े महान साइंटिस्ट आए, लेकिन ज़्यादातर खोजे जाए जर्मनी के वैज्ञानिकों ने किए, ये हम लोग बता रहे हैं। हम लोग कहाँ मुर्गी देखी जाएगी, कह के लाओ पहले से खा लो, बाद में देखेंगे कि इसका आरबीसी में क्या हो रहा है। ये इसका एक कॉमेडी है ये, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सर्वप्रथम जो है मुर्गी के भ्रूण होता है, भ्रूण, और उसके आरबीसी में जो आरबीसी वाले रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें देखा था सबसे पहले उन्होंने, और राबर रिमैक इनका नाम था, एक जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे टिक कर लीजिए। ये आदि यानी कि प्रिमिटिव प्रकार का विभाजन है, ये आदि प्रकार का विभाजन होता है, यानी कि प्रिमिटिव प्रकार का विभाजन होता है। यह प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, यीस्ट, स्तनधारियों तथा गर्भ झिल्लियों, फर्टल मेम्ब्रेन्स तथा विषपोषक तथा पुराने ऊतकों में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कि समसूत्री विभाजन। क्या अगला टॉपिक है? समसूत्री विभाजन। जो माइटोसिस होता है वो कैसे समसूत्री विभाजन, उसमें बोलना है समसूत्री विभाजन कैसे होता है, माइटोसिस का होता है। और जी आर माइटोसिस यानी कि थ्रेड माने धागा, ओएसिस माने स्टेट हो गई। ठीक है, माइटो माने हो गया धागा, और ओएसिस माने क्या होगा, स्टेट या थ्रेड, या मतलब कि धागे की जो स्टेट होती है, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं उनकी स्टेट मतलब उनकी अवस्था के बारे में इसमें बताया गया समसूत्री विभाजन में। यह कोशिका विभाजन का सामान्य तरीका है, यह कोशिका विभाजन का जो एक सामान्य तरीका है। यह कायिक कोशिकाओं, ये जो कायिक कोशिकाएं हो गई, यह कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए कायिक विभाजन भी कहलाता है। यह जो समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इसीलिए क्या कहलाता है, ये इसलिए यह कायिक विभाजन भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ये कायिक विभाजन भी कहलाता है। पादपों में यह विविजोतकों यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाया जाता है, जैसे प्रारोह शूट हो गया के अग्रभाग तथा मूलाग्र यानी कि रूट मूलाग्र समसूत्री विभाजन के दर्शाने वाली वरीय पदार्थ है। समसूत्री विभाजन की व्याख्या सर्वप्रथम पादपों में जो
ई स्ट्रॉसबर्गर, जो ई स्ट्रॉसबर्गर थे, उन्होंने 1875 में करी थी। किन्होंने करी थी समसूति विभाजन की व्याख्या सर्वप्रथम पादपों में किन्होंने करी थी? ई स्ट्रॉसबर्गर ने के द्वारा की गई थी 1875 में। और जंतुओं में किन्होंने करी थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग। कौन थे? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में करी थी। ठीक है, समसूत्री जो विभाजन था वो माइटोसिस शब्द डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो माइटोसिस शब्द था वो डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा ही प्रतिपादित किया था 1882 में। ठीक है, इस प्रकार के कोशिका विभाजन में दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार के जो कोशिका विभाजन उसमें समान ही कोशिका की संतति बनती है। जैसे अगर 2n है तो इसका अगर समसूत्री विभाजन होगा तो 2n और 2n ही बनेगा। ठीक है, और नहीं बनेगा कि जैसे 2n है और ये हैप्लॉइड हो गया, ये तो अर्धसूत्री विभाजन हो गया कि हैप्लॉइड ही निकला, आधे आधे हो गए, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनता है हमेशा। ठीक है, और वास्तविक समसूत्री विभाजन दो पदों में पूर्ण होता है। एक हो गया केंद्रीय विभाजन, एक हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन। अब केंद्रीय विभाजन क्या होता है? कार्योकाइनेसिस, मतलब केंद्रक का दो भागों में विभाजन होना। केंद्रकों का दो भागों में विभाजन होना ही केंद्रीय विभाजन कहलाता है। और इसमें निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं। एक हो गई, पहली हो गई पूर्वावस्था, यानी कि प्रोफेज। अंतरावस्था के पश्चात पूर्वावस्था आती है। समसूत्री विभाजन की प्रथम तथा लंबी अवस्था होती है। प्रत्येक गुणसूत्र का 2 सहायक क्रोमैटिडों यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स में अनुदैर्ध्य विभाजन स्प्लिटिंग होता है। केंद्रक कला टूट जाती है जबकि तथा केंद्रिका जो गायब हो जाती है। अंतिम पूर्वावस्था में तर्कु भी बनते हैं। मध्यावस्था की मेटाफेज क्या होती है? मेटाफेज में क्या हो गई कि गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पर तर्कु तंतुओं के जुड़ने के कारण गुणसूत्र सक्रिय गमन के द्वारा केंद्र या मध्य रेखा इक्वेटर पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्था यानी एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है। गुणसूत्र सेंट्रोमियर बिंदु से विभाजित होकर 2 सहायक क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड बनाते हैं। ये सहायक क्रोमैटिड तर्कु के विपरीत ध्रुवों की ओर हो जाते हैं। अन्य अवस्था क्या होगी? टेलोफेज क्या होगी? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं तथा केंद्रक कला प्रत्येक गुणसूत्र के समूह के चारों ओर पुनः प्रकट होती है। इस प्रकार 2 संतति केंद्रकों के निर्माण होते हैं। ठीक है, और दूसरी हो गई इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य का इसमें विभाजन होता है। पहला क्या हुआ था? केंद्रीय विभाजन, मतलब केंद्रीय जो विभाजन था, केंद्र का विभाजन होता है। काइरोकाइनेसिस बोल रहे थे, उसे क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। अब इसमें कोशिका द्रव्य यानी कि मतलब जो साइटोप्लाज्म का उसका होगा, मतलब कि विभाजन होगा। इसमें देखा 2 केंद्रकों के बनने के पश्चात, जो 2 केंद्र हो गए उनके बनने के पश्चात कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। 2 केंद्र जब बन जाते हैं उनके बनने के पश्चात कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। इस प्रकार कोशिका पट्ट यानी कि सेल प्लेट होती है वनस्पतियों या कोशिका खांच सेल फुरो होगी प्राणियों में के द्वारा 2 पुत्री कोशिका जो डॉटर सेल्स होती हैं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जननीय मात्र कोशिका यानी कि रिप्रोडक्टिव मदर सेल में पाया जाता है और केंद्रक 2 बार विभाजित होता है परंतु गुणसूत्र केवल 1 बार ही विभाजित होता है। अर्धसूत्री विभाजन है ये। माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, ऐसे मियोसिस बोलते हैं। जो केंद्रक, इसमें क्या होता है? केंद्रक 2 बार विभाजित होता है परंतु गुणसूत्र केवल 1 बार ही विभाजित होता है। संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की अपेक्षा आधी होती है। इसमें 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, फिर 4 ही संतति कोशिकाएं बनती हैं। जो इसकी जो सबसे पहले जो इनका प्रतिपादन किया होगा वो करा था फार्मर तथा मूरे ने 1905 में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस शब्द प्रतिपादित किया था। अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए उपयुक्त पदार्थ बंद पुष्प कलिका प्याज कलिका है। जो अर्धसूत्री विभाजन के जो अध्ययन के लिए उपयुक्त जो पदार्थ हो गए वो पुष्प कलिका यानी कि प्याज कलिका होती है, वो पुष्प की कलिका है, वो है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के लिए। ठीक है, अब इसमें 2 विभाजन होते हैं। अब इसमें भी 2 विभाजन होते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। एक हो गया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, एक हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या लिखा है? यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गुणसूत्रों की संख्या को घटाकर आधी कर देता है। इसमें 4 उप अवस्थाएं होती हैं, पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1, अंत्यावस्था 1। पूर्वावस्था 1 में यह सबसे लंबी अवस्था होती है तथा 5 पदों में विभाजित होती है। एक हो गई लेप्टोटीन, एक हो गई जाइगोटीन, एक हो गई पैकीटीन, एक हो गई डिप्लोटीन, एक हो गई डाइकाइनेसिस। जो डाइकाइनेसिस होगी वो हो गई। लेप्टोटीन में क्या? गुणसूत्र पतले गुच्छ रहित धागेनुमा संरचना के रूप में प्रतीत होते हैं।
आधे गुणसूत्र नर जनक तथा आधे मादा जनक से प्राप्त होते हैं। जाइगोट में क्या होगा, सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। युग्मानुबंध बंधन होता है, गुणसूत्रों की अवस्था युगली विवेलेंस दर्शाती है। पिकेटीन गुणसूत्र वियोजित होते हैं तथा चतुसंयोजक अवस्था यानी कि ट्रिवेलेंट दर्शाते हैं तथा यहाँ दो असमान सहायक क्रोमेटिडों के बीच जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन है कि सेंट्रोमियर से पृथक्करण प्रारंभ होता है परंतु यह पूर्ण नहीं होता, लेकिन सजातीय गुणसूत्र एक या अधिक बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं। इन बिंदुओं को कायस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कायस्मेटा कहते हैं। जो डाइकिनेसिस हो गया इसमें उपांति भवन, इसमें क्या होगा, उपांति भवन यानी कि टर्मिनेलिसेशन, जो टर्मिनेलिसेशन हो गया प्रायः पूर्ण हो जाता है। केंद्रिका तथा केंद्रक कला पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं। अब इसमें बी होगी मध्यावस्थाई। मध्यावस्थाई में क्या होगा, गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र होते हैं तथा तंतुओं पर जुड़ जाते हैं। पश्चावस्था ये क्या होगा, अपने दोनों क्रोमेटिड के साथ पूर्ण गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। और डी अयावस्था क्या हो गई, अयावस्था फर्स्ट क्या हो गई, प्रत्येक ध्रुव की कोशिका के गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक कला प्रकट हो जाती है। आधे गुणसूत्रों की संख्या वाले दो संतति केंद्रक बनते हैं। क्या बनते हैं? दो संतति केंद्रक बनते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो गया, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री जो विभाजन हो गया वो जो है सेकेंड असमसूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था एक, पूर्वावस्था दो, मध्यावस्था दो, पश्चावस्था दो और अंत्यावस्था दो। पूर्वावस्था दो में क्या होता है, पहले गुणसूत्र छोटे होते हैं, पतले होते हैं तथा केंद्रक कला गायब हो जाती है। इसमें हो जाती है, जो केंद्रक कला होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। और इसमें बोला कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं तथा तर्कु उपकरण बनाता है। अब मध्यावस्था में फिर क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं तथा तर्कु जो होता है वो उपकरण बनाता है। क्या बनाता है? उपकरण बनाता है। ठीक है, और जो पश्चावस्था हो गई दो, इसमें सेंट्रोमियर दो क्रोमेटिडों में विभाजित होता है जो विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। जो क्या होता है, विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। अंत्यावस्था दो, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर समूह बनाते हैं तथा केंद्रक कला तथा केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है। क्या होता है? इस प्रकार दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस अब लगाया जाता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जीन विनिमय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जीन विनिमय का महत्व और हम लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। अब कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कोशिका पट्ट निर्माण के द्वारा कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, जो दो प्रकार का होता है। उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिव होता है और समक्षणिक यानी कि सिमुलेटेनियस होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है, हो गया सक्सेसिव होता है, उत्तरोत्तर होता है, और एक समक्षणिक होता है। और केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात, जो केंद्रक विभाजन उसके पूर्ण होने के पश्चात ही कोशिका पट्ट निर्माण के द्वारा जो कोशिका सेल वॉल का निर्माण हो रहा होता है उसके द्वारा ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, दो समजात गुणसूत्रों में चार सूत्रीय अवस्था के बीच जीन विनिमय की क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अब दो समजात गुणसूत्र, जो समजात गुणसूत्र मतलब जो समान जाति के जो गुणसूत्र होगा में चार सूत्रीय अवस्था हो गई के बीच जो जीन विनिमय होता है कि क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन विनिमय का महत्व है कि विनिमय के कारण जीवों में नए गुणों का उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके कारण जीवों की विभिन्नता उत्पन्न होती है जो जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सहायक होते हैं। विनिमय का उपयोग कर गुणसूत्र के जीन्स के मानचित्र जेनेटिक्स मैप बनाने में मदद मिलती है। और समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या हो गया, सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि समसूत्री में काय कोशिकाओं में होता है और ये जन्य कोशिकाओं में होता है। दो द्विगुणित कोशिकाओं में होता है और ये चार अगुणित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ये डिप्लॉइड में होता है, ये हैप्लॉइड में होता है। प्रत्येक गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है और सजातीय गुणसूत्र युग्मन दर्शाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ स्थिर रहते हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन 1-2 घंटे में समाप्त होता है, अर्धसूत्री विभाजन में लगभग 24 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन पूरा लगता है। जीन विनिमय नहीं होता और इसमें जीन विनिमय होता है। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। द एंड।
ठीक है, तब तक के यार देखिए हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग करेंगे थैंक्स इसके देखने के लिए, आपने पूरे अगर इसकी सीरीज़ देखी है तो उसके लिए धन्यवाद। हम लोग का यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया। जीवन में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बारे में कोशिश किया कि पूरी में साइटोलॉजी हम लोगों ने समाप्त कर दी है। और कल हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं, जिस प्रकार से आते हैं प्रश्न वो देखते हैं। और कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे इसी साथ देखते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कल हम लोग शुरू करते हैं आनुवांशिकता चैप्टर अपना, जेनेटिक्स जिसे कहते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोग जो है अब हम लोग सीधे चैप्टर पे ना जाके पहले उस पे जाते हैं कि अभ्यास प्रश्न क्या होते हैं, उनको पहले उठाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जाते हैं हम लोग चैप्टर पे। सब लोग को पता लगा कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा वर्डन है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना, किस टॉपिक को कम पढ़ना। ठीक है, कल से हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले करके देखते हैं। ये भी एक प्रयोग है, सफल होता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, और तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जय हिंद, जय भारत।